दोस्तों सोचिए जरा कि एक कंपनी को खरीदने के लिए एक आदमी 17,000 करोड़ की बीड लगाता है और दूसरा आदमी सिर्फ 14,500 करोड़ की बीड। और डील किसको मिलती है? 14,500 करोड़ वाले को। अब आप खुद बताएं, ये नॉर्मल बिजनेस डिसीजन लगता है या कहीं ना कहीं कहानी में कुछ दाल में काला है? और जब इस डील में नाम हो गौतम अदानी, अनिल अग्रवाल और बीच में हो जेपी एसोसिएट जैसी कंपनी, तो मामला सिर्फ कॉर्पोरेट डील का नहीं रहता है, ये बन जाता है पावर, पॉलिटिक्स, बैंक, बैंकरप्सी और इन्फ्लुएंस का गेम। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉर्पोरेट बैटल की जहां सवाल पैसों से भी बड़ा है कि आखिर 17,000 करोड़ की बीड हार कैसे गई और 14,500 करोड़ की बीड जीत कैसे गई। और इस सवाल को लेकर अब मैटर पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज जो मैं आपको समझाऊंगा उसके बाद आपको समझ आएगा कि बिग कॉर्पोरेट डील सिर्फ हाईएस्ट बिडर से विन नहीं होती, कभी कभी असली गेम होता है टर्म्स, टाइमिंग, स्ट्रक्चर और इन्फ्लुएंस का। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये मैटर इतना बड़ा क्यों है। तो देखिए, यूपी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस, अगर आप इन एरिया को जानते हैं, क्योंकि मैं लखनऊ से हूं, मैं जानता हूं, तो जेपी ग्रुप का नाम आपने जरूर सुना होगा। एक जमाने में जेपी ग्रुप के पास था रियल एस्टेट, सीमेंट, पावर प्रोजेक्ट, टाउनशिप, स्पोर्ट्स सिटी और एक्सप्रेसवे से जुड़ी बिग लैंड बैंक। मतलब ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी। और आज हालत ये हो गई है कि इसी कंपनी की सेल को लेकर इंडिया के दो बिग इंडस्ट्री ग्रुप के बीच जंग छिड़ चुकी है। एक साइड पर वेदांता, अनिल अग्रवाल जी का ग्रुप, दूसरे साइड पर अदानी ग्रुप यानी गौतम अदानी। और ट्विस्ट ये है कि मीडिया रिपोर्ट और पब्लिक नैरेटिव के हिसाब से पहले लगा था कि वेदांता ने जेपी एसोसिएट को 17,000 करोड़ में एक्वायर कर लिया, लेकिन बाद में पूरी स्टोरी पलट गई। कहा गया कि क्रेडिटर्स ने प्रेफरेंस दी अदानी ग्रुप को, जिसकी बीड थी लगभग 14,500 करोड़। अब सवाल वही, जब ज्यादा पैसा देने वाला रेडी था तो कम पैसे देने वाले को प्रेफरेंस क्यों दिया गया? यही है वीडियो का असली पजल। इस डील को समझने के लिए पहले जेपी एसोसिएट को समझना पड़ेगा। जेपी एसोसिएट यानी जेपी ग्रुप 1990s के दौर में एक बिग इंफ्रा और रियल एस्टेट नाम बन के उभरा। नोएडा, ग्रेट नोएडा, यमुना एक्सप्रेस बेल्ट, स्पोर्ट्स सिटी, टाउनशिप प्रोजेक्ट, इन सब में इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी। एक टाइम पर यह ग्रुप ग्रोथ स्टोरी लग रहा था, फिर आया स्लो डाउन। 2010 के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में प्रेशर बढ़ा, प्रोजेक्ट अटकने लगे, सेल्स स्लो हो गई, कैश फ्लो वीक हो गया। और जब कैश फ्लो वीक हो जाता है तब सबसे पहले क्या प्रॉब्लम होती है? लोन रीपेमेंट की। यही जेपी के साथ हुआ। बहुत सारे प्रोजेक्ट में पैसा अटका, बायर के रिस्पॉन्स कमजोर रहे, एग्जीक्यूशन स्लो हुआ और बैंक का पैसा फंसना शुरू हो गया, एक के बाद दूसरा बैंक। आगे चलकर हालत इतनी खराब हो गई कि 2017 के आसपास ग्रुप के कुछ हिस्सों पर इंसॉल्वेंसी का प्रेशर आ गया और जो टोटल डेट फिगर डिस्कस हुई वो थी 57,000 करोड़ से ज्यादा। 57,000 करोड़ का डेट, ये कोई नॉर्मल बिजनेस स्ट्रेस नहीं था, ये था सर्वाइवल क्राइसिस। और जब कोई कंपनी इतने बिग डेट में डूब जाती है तो मैटर पहुंच जाता है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस पे। बहुत लोगों को लगता है क्या है कि इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कंपनी बंद, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी के पास एसेट हैं, प्रोजेक्ट हैं, लैंड है, प्लांट है, पर कंपनी खुद अपना कर्ज नहीं चुका पा रही। तो लेंडर्स जैसे बैंक हो या दूसरे क्रेडिटर्स हो, वो बोलते हैं कि अब इस कंपनी को रीस्ट्रक्चर करो, बेचो या किसी नए बायर को दो ताकि हमारा पैसा रिकवर हो सके। यही प्रोसेस होता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन में। अब जेपी एसोसिएट के केस में भी यही हुआ। क्रेडिटर्स जिनमें बिग लेंडर्स थे जैसे एसबीआई, आईसीआईसी और दूसरे इंस्टीट्यूशन, इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कराई एनसीएलटी के थ्रू इंसॉल्वेंसी में। ठीक है, यानी अब कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करेंगे प्रमोटर नहीं बल्कि क्रेडिटर। और यहीं से शुरू होता है असली कॉर्पोरेट ऑक्शन गेम। जब जेपी एसोसिएट को इंसॉल्वेंसी रूट में सेल के लिए प्रोसेस किया गया तो इंटरेस्ट दिखाया काफी बिग ग्रुप्स ने। मार्केट में नाम आया कि अदानी आगे हैं, वेदांता आगे हैं, जिंदल पावर आ गया, डालमिया भारत आ गया, पीएनसी इंफ्राटेक आ गया और भी कई लंबे नामों की लिस्ट थी। यानी आप समझ गए कि पहले जब बातें बाहर आई मार्केट में तो बहुत सारे प्लेयर आ गए कि हम खरीदेंगे हम खरीदेंगे। लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ा और कंडीशन टाइट होती गई, हर बीडर्स को सिर्फ ये नहीं बोलना था कि हम खरीदना चाहते हैं, उन्हें प्रूफ देना था कि पैसा है,
हम सीरियस हैं, स्ट्रक्चर है और हमारे पास एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी है। जैसे रियल लाइफ में होता है ना, घर लेने के लिए सिर्फ इंटरेस्ट दिखाना काफी नहीं है, टोकन देना पड़ता है, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी दिखानी पड़ती है। बिल्कुल वही हुआ। और फिर हुआ छटनी का खेल, यानी जैसे जैसे रूल नॉर्म्स टाइट हुए, लोग हटते चले गए और फाइनल राउंड में सिर्फ दो नाम रहे, वेदांता और अदानी। अब यहां से कहानी इंटरेस्टिंग हो गई, क्योंकि अब सवाल था जेपी जैसे एसेट हेवी कंपनी किसके पास जाएगी? माइनिंग जाइंट वेदांता के पास, या इंफ्रा सीमेंट एक्सपेंशन मोड में चल रहे अदानी ग्रुप के पास? और अदानी का नाम आते ही पॉलिटिक्स में, न्यूज में हलचल तो मच जाती है, क्योंकि किनका सपोर्ट है वो आप सब जानते हैं। सोशल मीडिया पे बात होती है, कमेंट में आप बता सकते हैं। तो अब आते हैं उस जगह जहां से कंट्रोवर्सी फटी। वेदांता ने ऑफर दिया लगभग 17,000 करोड़ का रिपोर्ट के अनुसार, अदानी ग्रुप ने ऑफर दिया लगभग 14,500 करोड़ का। पेपर में देखो सिंपल लगता है, 17,000 करोड़ ज्यादा है 14,500 करोड़ से, मतलब हायर बिड किसने डाला? वेदांता ने। तो फिर नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से डील मिलनी चाहिए वेदांता को, लेकिन यहीं पर खेल मच गया। क्रेडिटर ने प्रेफरेंस दे दिया अदानी ग्रुप को। अब यहां पब्लिक को शॉक लगना नेचुरल है, क्योंकि आम आदमी सीधा सोचता है जिसने ज्यादा पैसे दिए उसको डील मिले। और पहली नजर में अगर कोई भी इंसान इसको गलत सोच रहा है तो कहीं से गलत नहीं है। लेकिन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी डील में गेम सिर्फ हेडलाइन नंबर को नहीं देखती है, गेम होता है कितना पैसा अभी मिलेगा, कितना पैसा बाद में मिलेगा, कितने टाइम पे मिलेगा, रिस्क कितना है, एग्जीक्यूशन सर्टेनिटी कितनी है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है। और यही वो पॉइंट है जहां से पूरा मामला टेक्निकली इंटरेस्टिंग और पॉलिटिकल एक्सप्लोसिव बन गया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। तो आर्गुमेंट ये था कि अदानी का टोटल हेडलाइन बीड भले कम हो, लेकिन उनका पेमेंट स्ट्रक्चर क्रेडिटर के लिए बेहतर था। कैसे? तो कहा गया कि अदानी अपफ्रंट अमाउंट ज्यादा देने को रेडी थे, यानी शुरू में ही बिग हिस्सा दे देंगे। दूसरी तरफ वेदांता की तरफ से अपफ्रंट अमाउंट थोड़ा कम था, बाकी पेमेंट लॉन्गर पीरियड में थे। अब इसको एग्जांपल से समझ लो कि मान लीजिए कि कोई कहता है मैं आपको 100 रुपया दूंगा लेकिन 5 साल में, और दूसरा कहता है मैं 90 रुपया दूंगा लेकिन आधा अभी और बाकी 1 से 2 साल में। अब आप क्रेडिटर हो, आप क्या देखोगे? सिर्फ टोटल अमाउंट? नहीं, आप यही कहोगे अभी कितना कैश मिल रहा है भैया वो आओ। फ्यूचर पेमेंट का रिस्क हो सकता है, डिले का रिस्क हो सकता है, इंटरेस्ट का इंपैक्ट हो सकता है। इसी को फाइनेंस की लैंग्वेज में बोलते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। यानी आज के टाइम पर किसी ऑफर की रियल वैल्यू ज्यादा बनती है तो क्रेडिटर्स को लॉजिक लगता है कि भैया अदानी की पेमेंट फास्टर है, अपफ्रंट है, इसलिए रिकवरी वैल्यू ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। यानी दूसरे शब्दों में 14,500 करोड़ का स्ट्रक्चर्ड फास्ट मनी उनको 17,000 करोड़ के स्लोअर मनी से अच्छा लगा, बेहतर लगा। बस यहीं से कॉर्पोरेट लॉजिक और पब्लिक लॉजिक टकरा गए। पब्लिक बोली 17,000 करोड़ ज्यादा है तो 14,500 करोड़ वाले को क्यों लिया? क्रेडिटर्स बोल रहे हैं कि रियल रिकवरी वैल्यू और टाइम एडजस्टेड वैल्यू देखो, तो उससे आपको जवाब मिलेगा। अब यहां एक खेल हो गया, वेदांता का ऑब्जेक्शन और फाइट हो गई सीरियस। वेदांता का स्टैंड ब्रॉडली ये रहा कि अगर गेम पेमेंट स्ट्रक्चर का था तो हमें भी इक्वल चांस मिलना चाहिए था, हम अपना ऑफर मॉडिफाई करते। यानी वेदांता का सवाल कुछ ऐसा है कि अगर आपको अपफ्रंट अमाउंट ज्यादा चाहिए था तो हमें बोलते, हम भी इंप्रूव कर सकते थे। आपने हाईएस्ट बीड को साइड में करके लोअर बीड को प्रेफरेंस दे दी, ये कैसे फेयर प्रोसेस हुआ? और ये ऑब्जेक्शन छोटा नहीं है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में सिर्फ रिजल्ट नहीं, फेयरनेस ऑफ प्रोसेस भी मैटर करती है। मतलब ये सवाल उठता है कि क्या सब बीडर्स को इक्वली अपॉर्चुनिटी दी गई? क्या रूल सेम थे? क्या लास्ट मोमेंट में स्ट्रक्चर के बेसिस पर डायरेक्शन बदल दी गई? क्या हाईएस्ट बीडर को अपना ऑफर इंप्रूव करने का प्रॉपर मौका मिला? अगर वेदांता को लगता था कि प्रोसेस अनफेयर था तो सीधी सी बात है वो लीगल रूट लेगा, और वही हुआ। ये मैटर इतना सीरियस हो गया कि बात सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, क्योंकि यहां सिर्फ एक कंपनी की सेल नहीं हो रही थी, यहां 3 लेयर चल रहे थे। 3 लेयर समझना, पहला लेयर फाइनेंस का, बैंक अपना पैसा रिकवर करना चाहता है। दूसरा लेयर कॉर्पोरेट कंट्रोल का, जेपी के पास लैंड बैंक है, इंफ्रा एसेट है, सीमेंट एक्सपोजर है, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है। और तीसरा लेयर है
पॉलिटिकल नैरेटिव का, जो वीडियो के शुरू में बोला। अपोजिशन ने इस पर सवाल उठाया कि जब हाईएस्ट बीडर मजबूत था फिर लोअर बीडर को प्रेफरेंस कैसे मिल गई, और जब इंडिया में कोई डील अदानी के पास जाए या अदानी का नाम जुड़े और कंट्रोवर्सी ना हो और पॉलिटिक्स घुसे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इस वजह से इशू बिजनेस स्पेस से निकलकर पब्लिक डिबेट में चला गया। वेदांता ने लीगल फॉर्म का दरवाजा खटखटाया और जब लोअर फॉर्म से रिलीफ नहीं मिला तब मैटर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। अब फाइट ये नहीं कि कौन खरीदेगा, अब ये है कि क्या प्रोसेस ट्रांसपेरेंट थी, क्या वैल्यूएशन फेयर थी, क्या क्रेडिटर्स का डिसीजन प्योरली कमर्शियल था, या कुछ और फैक्टर भी रोल प्ले कर रहे थे। सही, आपको फेयर इनफ लगता है तो कमेंट में बताइएगा। अब आप क्या कहेंगे? ठीक है, कॉर्पोरेट फाइट है, हमें क्या, राइट? तो देखिए, सबसे पहली बात, बिजनेस वर्ल्ड में हाईएस्ट नंबर हमेशा विनिंग नंबर नहीं होता है। कभी कभी लोअर हेडलाइन वैल्यू भी जीत जाती है अगर उसका स्ट्रक्चर, टाइमिंग और सर्टेनिटी बेटर हो। दूसरी बात, डेट में डूबी हुई कंपनियों के एसेट बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं लेकिन उनके डील का प्रोसेस बहुत मैसी होता है। पेपर पर एसेट का वैल्यू कुछ और लगता है, रियलिटी में रिकवरी वैल्यू कुछ और हो। तीसरी बात, इंसॉल्वेंसी केस में लीगल रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं। आपको लगता है कि डील हो गई लेकिन कल कोई बिडर कोर्ट चला जाता है, फिर महीनों या सालों तक अनसर्टेनिटी चल सकती है, हिस्ट्री बताती है। चौथी बात, बिग कॉर्पोरेट ग्रुप के बीच डील हो तो उसमें सिर्फ एसेट का वैल्यू नहीं होता, उसमें स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, फाइनेंसिंग एबिलिटी, रेगुलेटरी कंफर्ट, एग्जीक्यूशन कंफर्ट, सब कुछ मैटर करता है। और पांचवी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आम इन्वेस्टर को हेडलाइन देखकर क्विक डिसीजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हेडलाइन बोलेगी हायर बीड लॉस्ट, लेकिन बिहाइंड द सीन कहानी हो सकती है पेमेंट स्ट्रक्चर की, एनपीवी की जो मैंने आपको सिखाया, अप फ्रंट केस की, लीगल कंफर्ट की, एग्जीक्यूशन अनसर्टेनिटी। अब समझिए कि इतनी बिग फाइट क्यों हो रही है। तो जेपी एसोसिएट कोई रैंडम एसेट नहीं है, इनके पास हिस्टोरिकली एक्सपोजर रहा है। मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया, यमुना एक्सप्रेसवे बेल्ट का, नोएडा, ग्रेटर नोएडा रियल एस्टेट का, टाउनशिप प्रोजेक्ट का, स्पोर्ट्स सिटी का, सीमेंट एसेट का, इंफ्रास्ट्रक्चर फुटप्रिंट का। तो अब सोचिए कि अगर आप अदानी हो जो इंफ्रा और सीमेंट में ऑलरेडी एग्रेसिव एक्सपेंशन मोड में हो, तो ऐसे एसेट स्ट्रेटेजिकली वैल्यूएबल लेंगे ना। और अगर आप वेदांता हो तो अपने कोर बिजनेस से बाहर वैल्यू अनलॉकिंग और डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, दोनों का नजरिया अलग है, तो आपको भी ये डील अट्रैक्टिव लगेगी। मतलब दोनों के लिए ये एसेट इंपॉर्टेंट था, इसलिए फाइट भी इतनी एग्रेसिव हो गई। एक अपने धंधे को ही आगे बढ़ाना चाह रहा है, एक थोड़ा सा अलग जाना चाह रहा है, राइट? तो ये सिर्फ एक बैंक्रप्सी कंपनी खरीदने का मैटर नहीं है, ये फ्यूचर पोजिशनिंग का भी मैटर है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सार ये है कि एक तरफ थी 17,000 करोड़ की हेडलाइन बीड, दूसरी तरफ थी 14,500 करोड़ की स्ट्रक्चर बीड। पेपर पर वेदांता बिग लग रहा था, प्रोसेस में अदानी प्रीफर दिख गया। वेदांता का सवाल है फेयरनेस कहां है, क्रेडिटर्स का लॉजिक है रिकवरी वैल्यू और टाइमिंग देखो। अपोजिशन का आरोप है इस डील के पीछे इन्फ्लुएंस हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहुंचने का मतलब सिंपल है कि ये स्टोरी अब बिजनेस स्टोरी नहीं, ये बन चुकी है मनी वर्सेस स्ट्रक्चर, वैल्यूएशन वर्सेस टाइमिंग और कॉर्पोरेट लॉजिक वर्सेस पब्लिक परसेप्शन की फाइट। अब देखना होगा कोर्ट इस मैटर को किस एंगल से देखता है, हाईएस्ट बीड के एंगल से, प्रोसेस फेयरनेस के एंगल से, या क्रेडिटर्स के कमर्शियल विजडम के एंगल से। आपको क्या लगता है, क्या सही फैसला हुआ, क्या गलत फैसला हुआ, कमेंट में बताइए। और ऐसी ही डीप बिजनेस ब्रेकडाउन के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें रियल पिक्चर पता चल सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इतनी डिटेल इस केस के बारे में जानकारी ही नहीं है। थैंक यू।